गुड इवनिंग मेरे साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा इंडियन इकोनॉमी की इस मेगा सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, कल से हमने रात्रि 8 बजे से भारत की अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज को शुरू किया है, जिसके तहत आप लोगों ने कल की क्लास में 25 क्वेश्चनों को पढ़ा था। तो मेरे साथियों, हमने जो ये मेगा सीरीज शुरू करी है, इसमें 300 से भी ज़्यादा आपके MCQs हैं और कल आप सभी लोग बड़े ही सक्रिय रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूं कि आज आप और ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। कल की जो ऑनलाइन की में जो बच्चों की संख्या थी, वह संख्या आज बहुत ज़्यादा होगी। इसी आशा के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन मेरे साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है, ये आप सभी लोगों को MPPSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंक और जितनी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, उन सब की प्रिपरेशन करवाता है। इसीलिए मेरे साथियों, आप सभी लोगों को शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करना ही चाहिए और आप सभी लोग शिक्षा ओशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आप सभी लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे तो आप सभी लोगों को वहां पर हमारे फेसबुक पेज की लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक पर आप जाओगे तो शिक्षा ओशन के फेसबुक पेज को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके साथ मेरे साथियों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक प्राप्त होगी। उस लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरे साथियों, हमारे इंस्टाग्राम चैनल की भी लिंक आप सभी लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथियों, साथ ही में आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ब्लॉग की लिंक भी प्राप्त होगी। उस ब्लॉग पर आप ज़रूर विजिट कीजिए, जहां पर आप सभी लोगों को हमारे लेक्चर्स के PDF प्राप्त होंगे। वहीं से आप हमारे लेक्चर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास में ऑनलाइन आ जाइए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जैसे आप क्लास में ऑनलाइन आते हैं, आप सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर तुरंत कर दीजिएगा। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, यह हमारी इकोनॉमी की मेगा सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। 25 क्वेश्चन हम पहले क्लास में पढ़ चुके थे। 25 क्वेश्चन के बाद और हम मतलब कि आगे हम और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कल की क्लास में आप लोगों ने से ये कहा था कि सर थोड़ा सा आपकी जो बोलने की स्पीड है उसको थोड़ा कम रखिए। तो मेरे साथियों, आज जो मैं अपने बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम रखूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप कुछ इसी प्रकार से मुझे गाइड करते रहिएगा साथियों, तो ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बना सकूं। तो क्लास को शुरू करें। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि साथियों, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करो। आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास में ऑनलाइन आया करो और संख्या बढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा। तो क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए। चले जी, आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आप सबकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन 26, मनरेगा और NRLM जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि वे मांग जनित हैं। एक मांग जनित संचालित योजना की सुविधा और विशेषता क्या होती है? यानी यह प्रश्न हम लोगों से यह कह रहा है कि साहब, मनरेगा और NRLM, सबसे पहले ये दोनों होती क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। साथियों, मनरेगा के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, और आप सभी लोग मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में इस मनरेगा का पूरा नाम बताएंगे। यानी आप लोगों को मनरेगा का फुल नेम आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। मनरेगा के तहत ही आपको रोजगार की गारंटी देती है सरकार। और रही बात NRLM की, तो शायद आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। मेरे साथियों, इसका जो पूरा नाम है, ठीक है, इसका पूरा नाम है DAYNRLM, जिसका पूरा नाम होता साथियों दीन दयाल। डी का मतलब होता है दीन दयाल, ए का मतलब है अंत्योदय योजना, ठीक है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। अब इसका NRL का फुल फॉर्म होगा, N का मतलब होगा नेशनल, R का मतलब होता है रूरल, L का मतलब होता है लिबर्टी, ठीक है, और आपका M का मतलब होता है L का मतलब होता है लाइवहुड और M का मतलब होता है मिशन, यानी नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन। इसको हिंदी में हम ये बोलेंगे
दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। और DAY का दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 में। 2011 में यह NRLM के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में जाकर इसके नाम के आगे जोड़ दिया गया DAY यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है मेरे साथियों। तो अब सुनिएगा, जो मनरेगा और NRLM है, ठीक है, यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं, ठीक है। इन योजनाओं की विशेषताएं बहुत सारी हैं। अब इन योजनाओं में से इसकी एक विशेषता यह है कि यह मांग जनित संचालित योजना है, ठीक है, मांग जनित संचालित योजना। अब ये मांग जनित संचालित योजना क्या होती हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इस बात को समझिएगा मेरे साथियों। दो प्रकार की प्रणाली होती हैं, एक आवंटित आधारित योजना होती है और दूसरी होती है मांग जनित या मांग संचालित योजना। इन दोनों में अंतर क्या होता है? मांग संचालित योजना का मतलब होता है कि व्यक्ति सरकार से इस योजना की मांग करता है, व्यक्ति सरकार से इस सुविधा या इस योजना की मांग करता है और उसी मांग के आधार पर योजना का संचालन किया जाता है। और यह दोनों जो योजना है, यह दोनों ही योजनाएं आपके रोजगार से संबंधित हैं, स्वरोजगार से संबंधित हैं। यहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमें काम दीजिए ताकि हमारी आजीविका को हम पूरा कर सके। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं, यह योजना कैसी हो गई? मांग संचालित। अब दूसरी होती है आवंटित योजना। क्या होती है? आवंटित प्रणाली। आवंटित का मतलब होता है सरकार के द्वारा देना, ठीक है। आवंटित का मतलब क्या होता है? देना, प्रदान करना। तो इसका तात्पर्य होगा कि सरकार के द्वारा योजना प्रदान की जा रही। साथियों, बहुत हल्का सा अंतर है इन दोनों के भीतर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मांग संचालित में जनता सरकार से मांगती है और आवंटित प्रणाली में सरकार जनता को देती है। ये दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं आपकी योजनाओं में, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न यही पूछा गया है कि साहब जो मनरेगा है और NRLM है, ठीक है, ये ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनकी अनेकों विशेषताएं हैं। अब इन अनेकों विशेषताओं में एक विशेषता है मांग संचालित विशेषता, यानी लोगों ने इस योजना की मांग की है। अब एक मांग संचालित योजना की विशेषता क्या होती है, यानी आपकी मांग संचालित जो योजना है उसकी विशेषता क्या होगी, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझने की कोशिश करना साथियों, ठीक है। अब सुनिएगा, प्रक्रिया समाज के जमीनी स्तर से प्रेरित होती हैं, यानी मांग संचालित जो होती हैं यह समाज के जमीनी स्तर से प्रेरित है। दूसरा, योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है, यानी मांग संचालित जो है यह योजना अत्यधिक केंद्रीकृत है। दूसरी, कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी ऐसी जो योजनाएं होती हैं इनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन यह एक बड़े पैमाने पर होता है, यानी एक बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा इसको लागू करवाया जाता है। तब हम तीनों में से कौन सा सही होगा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि मांग संचालित जो है यह लोगों के द्वारा मांगी गई एक योजना है, उनके द्वारा डिमांड की जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ज़मीनी स्तर पर केंद्रीकृत होती हैं, यानी ज़मीनी स्तर से प्रेरित होती हैं। लोगों की जो बेसिक नीड होती है उन बेसिक नीड के आधार पर, ठीक है, आपके इसको मांग की जाती हैं। तो पहला जो कथन होगा साथियों, पहला कथन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, ऐसी जो योजनाएं होती हैं, ऐसी योजनाएं आपके बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है। इसका तात्पर्य है कि ये केंद्रीकृत है। आप मनरेगा को देख लीजिए, आप NRLM को देख लीजिए, ये दोनों जो योजनाएं, ये दोनों योजनाएं आपके केंद्र के द्वारा संचालित योजना है, यानी दूसरा भी सही है। और तीसरा क्या कहता है कि इसके बड़े पैमाने पर आपका क्रियान्वयन जो होता है ये केंद्र के द्वारा होता है। जब केंद्र के द्वारा संचालित होती साथियों, तो इनका क्रियान्वयन भी बड़े पैमाने पर केंद्र के द्वारा होगा। जितने भी रूल ऑफ रेगुलेशंस होंगे वह सब केंद्र के द्वारा बनेंगे। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस अनुसार से साथियों अगर हम ऑप्शन देखें तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है। तो
तो प्रश्न क्रमांक 26 का सही उत्तर आपका डी वाला होगा। ठीक है साथियों, अब प्रश्न क्रमांक 26 से आपको कितनी जानकारियां मिल रही है? आपको मनरेगा की जानकारी मिली, आपको NRLM की जानकारी मिली, आपको मांग संचालित किसे कहते हैं उसकी जानकारी मिली, आपको आवंटित प्रणाली क्या होती है उसकी जानकारी मिली। यानी हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सारी जानकारियों को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करा करो कि ध्यानपूर्वक वीडियो देखा करो, और जब कोई भी चीज़ आप लोग नोट करते हो तो आप उसको मतलब कि नोट करना चाहते हो तो उसको नोट कर लिया करो ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है साथियों, चले अब चले हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 27 कहता है कि राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है, यानी कुछ योजनाएं दी गई हैं, उन योजनाओं में से वह कौन सी योजना है जिसके तहत आपका राष्ट्रीय केसर मिशन लॉन्च किया गया है। मेरे साथियों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है तो भारत में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है, और जम्मू कश्मीर की जो केसर होती हैं ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और जम्मू कश्मीर की जो केसर होती हैं यह उसके रंग के लिए और उसकी सुगंध तथा उसके स्वाद के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर करता है। तो इस केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने इसको एक मिशन के तहत लॉन्च किया है ताकि एक बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन भारत में हो सके। तो हमसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि एक मिशन का रूप दिया गया और इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय केसर मिशन। अब इस मिशन को हमने किस योजना के तहत लॉन्च किया है, यानी राष्ट्रीय केसर मिशन एक उप योजना है। उप योजना का तात्पर्य होता है कि योजना के अधीन आना। तो अब कौन सी मेन योजना के तहत हमने इसको लॉन्च किया है, तो हमारे सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। ठीक है, अब इन चारों में से इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो मेरे साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो इसका हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस मिशन के तहत तो लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचाने की बात की जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। रही बात राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में आपके बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। किंतु सी वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय केसर मिशन जो है यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च की गई है। ठीक है मेरे साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक मेरे साथियों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28। ध्यानपूर्वक आप प्रश्न क्रमांक 28 को देखिएगा। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तथा बहुत सारी चीज़ों की जानकारी को हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन रहो। ठीक है, और ऑनलाइन आकर क्लास को लाइक और शेयर कर दो। निम्नलिखित में क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है, यानी आपके मुद्रास्फीति को कम नहीं किया जा सकता है। किसके कारण, या कौन मुद्रास्फीति को कम नहीं करता है? अब हम सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि मुद्रास्फीति क्या होती है। मुद्रास्फीति को हम इंग्लिश में बोले तो मनी इन्फ्लेशन। ठीक है, मनी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि एक आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो इसका तात्पर्य होता है कि बाजार में पैसे का अधिक होना। ठीक है, बाजार में पैसे का अधिक होना। ठीक है, अब बाजार में पैसे का अधिक होना का मतलब होता है लिक्विडिटी का बढ़ जाना, तरलता का बढ़ जाना। जब मार्केट में अधिक मात्रा में पैसा होता है, बाजार में जब अधिक मात्रा में पैसा होता है तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, जैसे कि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। साथियों, आपको याद होगा जब हम लगभग 9th या 10th क्लास या फिर 7 या 8 क्लास की बात है, हम जब उस समय थे तब हमारे पिताजी जब बाज़ार जाया करते थे और सामान लाते थे
तो वो 500 रुपये लेके जाते थे और ढेर सारा सामान लेके आते थे, राशन बहुत सारा लेके आ जाते थे। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि आप जब पहले कपड़े खरीदने जाते थे तो कुछ ही पैसों में, मतलब कि 250, 300 या 400, 500 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 700, 800 रुपये में आप लोगों की ड्रेस आ जाया करते थे, कपड़े आ जाया करते थे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा आज की तारीख में कि आपके पिताजी आज जब राशन लेने के लिए बाजार जाते हैं तो क्या मात्र 500 रुपये में ढेर सारा राशन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आप स्वयं जब 500 रुपये लेकर जब बाजार गए और सामान खरीदा आपने, तो बस एक छोटी सी थैला भर के, छोटा सा थैला भर के आप घर लौटे, यानी आपके हाथ में राशन कम मिला जबकि पैसा ज्यादा लगा। ठीक है, पैसा ज्यादा लगा का मतलब ये है कि पैसा ज्यादा गया बाजार में, और बाजार में पैसे का ज्यादा होना ही तो मुद्रास्फीति कहलाता है, मनी इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था साथियों कि बहुत कम ऐसे लोग होते थे जिनके हाथ में 500 रुपये दिखते थे। 1000 रुपये जब पहले चलते थे साथियों तो 1000 रुपये दिखते थे। अब 500 रुपये, 2000 रुपये का नोट बहुत नॉर्मल हो गया, हर किसी व्यक्ति के हाथ में दिखता है। इसका तात्पर्य तो यही है ना साथियों कि बाजार में पैसा ज्यादा है, तो बाजार में पैसे का ज्यादा होना ही क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है, मनी इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है साथियों, तो अब ये जो मनी इन्फ्लेशन है, इस मनी इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाता है? तो इस मनी इन्फ्लेशन को कम करने से पहले हम जरा ये समझते हैं साथियों कि पैसा बाजार में कहां से आता है। पैसा बाजार में कहां से आता है? तो एक साइकिल होती है, उस साइकिल को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको ज्ञात है साथियों कि भारत में जो नोट है, पैसा है, इसको छापने का कार्य करता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा छापा, पैसा छाप के दिया किसको? बैंक को। ठीक है, अब बैंक के पास पैसा आ गया। अब बैंक विभिन्न माध्यमों से उस पैसे को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहला कार्य होता है आपका लोन देना। ठीक है, क्या होता है? लोन देना। जैसे कि कोई व्यक्ति को पैसा चाहिए रहता है तो वह बैंक के पास जाता है, लोन के रूप में पैसा लेता है। तो जो पैसा आरबीआई ने बैंक को दिया था, बैंक ने अब वो पैसा किसको दे दिया? व्यक्ति को दे दिया। अब व्यक्ति पैसा लेके आया तो उस पैसे को कहाँ लगाएगा? उस पैसे को बाजार में ही लगाएगा, क्योंकि उसको बाजार में किसी वस्तु की मांग थी, यानी उस वस्तु की चाहत थी उसे इसको लेना। या तो उसको कार खरीदनी थी, या बाइक खरीदनी थी, या स्वयं का कुछ बिजनेस ओपन करना था, या फिर उसे मकान खरीदना था, मकान बनाना था, प्लॉट खरीदना था, खेत खरीदना था, या XYZ कुछ भी उसको लेना था बाजार से। ठीक है, तो बाजार से उसको लेना था तो उसको पैसों की जरूरत पड़ी, तो पैसे के लिए वो बैंक गया, बैंक से उसने पैसा लिया और पैसा लेकर उसने क्या किया? उस पैसे को बाजार में लगा दिया, यानी उन वस्तुओं को खरीदने में उसने लगा दिया। तो आप मुझे बताओ, आरबीआई के द्वारा जो छापा गया पैसा था, अब वो बाजार में आया कि नहीं आया? आ गया ना साथियों। अब यह पैसा बाजार में घूम रहा, एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में, वस्तुएं एक दूसरे के हाथ में आ रही हैं और पैसा एक दूसरे के हाथ से जा रहा है, और फाइनली वही पैसा किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा फिर से बैंक में जाएगा। कैसे जाएगा? व्यक्ति के पास ढेर सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो वह पैसे को सिक्योर करने के लिए अपने अकाउंट में डालता है। तो व्यक्ति बैंक गया और उस पैसे को अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब वह जो पैसा है, वह पैसा फिर से बैंक या तो जनता में मतलब कि वापस से उसको बांटती रहेगी, ठीक है, या फिर उस पैसे को वो आरबीआई को दे देगी। ठीक है, आरबीआई उस पैसे को फिर से न्यू करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि साथियों, जब आरबीआई जब करेंसी को छापता है, ठीक है, तो जो नई करेंसी होती है वो पुरानी करेंसी की जगह कैसे लेती हैं? तो जब लोग पुरानी करेंसी को बैंक में लेके जमा करते हैं, ठीक है, तो पुराने नोट के रूप में उन्होंने जमा किया, लेकिन आप जब एटीएम से निकालने के लिए जाते हो तो क्या आपको वही करेंसी निकलती है क्या? क्या वही नोट निकलता है क्या जो आप लोगों ने जमा करवाया था? दूसरा नोट निकल सकता है ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 1000 रुपये जमा करवाए 100 रुपए के नोट में, ठीक है, बैंक में, और कुछ समय के बाद आप एटीएम गए और एटीएम से आपने 1000 रुपये निकाले, तो अब जरूरी थोड़ी है कि जो नोट आप लोगों ने जो बैंक में जमा करवाए थे वो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, वो आपके 500 के रुपए के रूप में भी आ गए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके बाजार में धन आता है, पैसा आता है।
आशा करता हूं आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो हमारे सामने जो शब्द है मुद्रास्फीति, इसका मतलब क्या होता है? बाजार में पैसे का बढ़ जाना। अब बाजार में अगर पैसा बढ़ जाता है साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, अगर बाजार में पैसा बढ़ जाता है तब महंगाई भी बढ़ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि पैसा बढ़ जाएगा तो महंगाई कम होगी? नहीं होगी, उल्टा महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब इस मुद्रास्फीति को कम करना, यानी बाजार में जो पैसा है उस पैसे को कम करना है। अब कैसे कम करेंगे? तो उसके उपाय कौन कौन से हैं? तो अब हमसे प्रश्न ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपाय नहीं है उस पैसे को कम करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक रेट बढ़ाना। अब ये बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट का तात्पर्य होता है साथियों कि जिस दर पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है, ठीक है, जिस दर पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है, ठीक है, तो अगर मान लिया जाए आरबीआई ने जिस दर पर आपको बैंकों को पैसा देता है उस दर को बढ़ा दिया, उस रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब बैंक जब लोगों को पैसा देगा तो बैंक रेट, मतलब कि बैंक भी तो अपने रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आप किसी व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं और वहां से आप चीनी खरीद रहे हैं, पहले सामान्यतः चीनी आपको 35 रुपए किलो में मिल रही थी, लेकिन 4 दिन के बाद आप गए तो आपसे उस व्यक्ति ने 45 रुपए किलो के भाव में आपको चीनी दी। अब यह पैसा उस व्यक्ति ने नहीं बढ़ाया, यह पैसा आगे से बढ़ के आया, क्योंकि उसके पास जितनी कीमत में चीनी आएगी उतनी कीमत से थोड़ा सा कीमत ज्यादा जोड़कर वह आप लोगों को सामान देगा। तो उसी प्रकार से बैंक के पास जिस दर पर आरबीआई पैसा देगा उस दर को बढ़ाकर आपको वह पैसा देगा। तो अगर बैंक रेट को बढ़ा देंगे तो आपके लोन महंगे हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब जब लोन महंगे हो जाएंगे, ठीक है, तो आपके लोग लोन कम लेंगे, यानी बैंकों से पैसा कम लेंगे। अब जब बैंकों से पैसा कम लेंगे तो बाजार में पैसा कम आएगा। ठीक है, तो बैंक रेट बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, यह कथन बिल्कुल सही है साथियों। ठीक, अब भी रिजर्व अनुपात आवश्यकता बढ़ाना, यानी CRR, कैश रिजर्व रेशो, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म होता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। मतलब कि कुछ आपके पैसों के रूप में आपको पैसा, मतलब कि कैश के रूप में आप लोगों को कुछ पैसा रखना होता है, उसे कहते हैं CRR। अगर उसको बढ़ा दो, यानी आपको पैसा रिजर्व जो रखना है उसको बढ़ा दिया, यानी आपको ज्यादा मात्रा में अब पैसा रखना पड़ेगा रिजर्व के रूप में, तो अब बैंकों के पास धन की कमी हो जाएगी। अब जब धन की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, वह जनता को कम पैसा देगा एज ए लोन के रूप में। तो इस माध्यम से भी आपकी मुद्रास्फीति कम हो रही नहीं हो रही है, तो बी वाले से भी आपकी मुद्रास्फीति कम होती है। ठीक है, खुले बाजार में सुरक्षा खरीदारी करना। मेरे साथियों, खुले बाजार मतलब कि बाजार में जाकर आप सुरक्षा खरीदारी कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आप बिना किसी रोक टोक के आप सामान खरीद रहे हो। आप मेरी एक बात बताओ साथियों कि आप सामान को कब खरीदोगे? जब आप लोगों के पास पैसा होगा। ठीक है, जब आप लोगों के पास पैसा होगा तो आप कोई सी भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो जब आप लोगों के पास पैसा है तो आप कोई सी भी वस्तु खरीद रहे हो, तो बाजार में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो पैसा बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि खुले बाजार में व्यक्ति अगर खरीदारी करेगा तो इससे मनी इन्फ्लेशन कम होगा कि बढ़ेगा? मेरे साथियों, मनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सी वाला वह ऑप्शन है जिस ऑप्शन के तहत आपके मनी इन्फ्लेशन कम नहीं होता। और हमसे प्रश्न यही पूछा गया था कि उस कारक को बताओ जिससे मनी इन्फ्लेशन कम नहीं होता है। तो सी वाला वह कारक है जिससे मनी इन्फ्लेशन कम नहीं होता है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। जबकि डी जो है क्रेडिट का राशनिंग, इससे भी आपका CR मतलब कि जो मनी इन्फ्लेशन है वह कम होता है। किंतु सी वाला जो ऑप्शन है, ये इस ऑप्शन से आपके मुद्रास्फीति बढ़ती है। ठीक साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है।
भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा होता है? मेरे साथियों, कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, प्रत्यक्ष कर का तात्पर्य होता है कि जो आय पर लगता है, ठीक है, जो आय पर लगने वाला जो कर होता है, इनकम के ऊपर लगने वाला जो कर होता है, जो सीधा वसूला जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का तात्पर्य होता है जो आपसे डायरेक्ट नहीं वसूला जाता है, यानी सामान के माध्यम से वसूला जाता है। जैसे आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आपसे सरकार ने टैक्स ले लिया है, लेकिन आपको पता नहीं चला क्योंकि वह टैक्स सामान में इंक्लूड था। आप चीनी खरीदने गए तो आपको पता नहीं चला कि सरकार ने आपसे टैक्स ले लिया क्योंकि वह टैक्स इंक्लूड था चीनी में, ठीक है। तो यह होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। हमसे प्रश्न पूछा गया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है, यानी वो सर्वोच्च प्राधिकरण, यानी वो सर्वोच्च अथॉरिटी कौन सी है जो आपके अप्रत्यक्ष कर को वसूलती है, इनडायरेक्ट टैक्स को वसूलती है। ऑप्शन ए CBED, ऑप्शन बी CBDT और ऑप्शन सी CBEC और CBIT। अब इनमें से वह राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इसका सी वाला ऑप्शन सही है, CBEC। इसका पूरा फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। सी का मतलब हो गया सेंट्रल, बी का मतलब है बोर्ड ऑफ, ई का मतलब है एक्साइज एंड सी का मतलब है कस्टम्स, ठीक है। हिंदी में अगर हम बोलें तो केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है। तो CBEC आपका अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण है, जिसका गठन की अगर हम बात करें, आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि आपके CBEC का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1964 को इसका गठन किया गया था। और ये पूरी जो अथॉरिटी है, ये पूरी अथॉरिटी आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, यानी आपके वित्त मंत्रालय के अधीन आकर कार्य करती है, ठीक है मेरे साथियों। आप लोगों को प्रश्न समझ में आया ना? प्रश्न क्रमांक 29। तो प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर है CBEC, ठीक साथियों। अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अब अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 30। प्रश्न क्रमांक 30 की अगर हम बात करें तो प्रश्न क्रमांक 30 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा डेटा मासिक रूप में जारी किया जाता है। यानी ये 4 हमारे सामने ऑप्शन है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनमें से ये जो 3 हैं, ये तीनों सूचकांक हैं, ठीक है। आपके ये तीनों क्या हैं? सूचकांक हैं। अब ये तीनों सूचकांक में से वह कौन सा सूचकांक है जो डेली, मतलब कि डेटा जो है, सूचकांक जो है हर मासिक जारी होता है, यानी हर मंथली उसे जारी किया जाता है। ऑप्शन है WPI, यानी आपके होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स, सॉरी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। CPI का पूरा नाम फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और IIP का मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। अब इन तीनों में से वह कौन सा है जो मासिक डेटा जारी करता है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, WPI यानी आपका थोक मूल्य सूचकांक आपका डेटा मासिक जारी करता है, यानी हर मंथ में अपना डेटा जारी करता है, ठीक है। वहीं CPI की हम बात करें तो CPI भी एक ऐसा इंडेक्स है जो अपना मंथली डेटा को जारी करता है। IIP भी एक ऐसा संस्था है जो आपके मंथली डेटा को जारी करता है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 30 का सही उत्तर आपका
डी वाला है, उपरोक्त सभी है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है आप सबके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साथियों कि कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो सीधे तौर पर लगे, और अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो आपके सीधे तौर पर न लगे, यानी इनडायरेक्ट लगे। अब इनमें से देखना है कि वह कौन सा कर है जो आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी वह प्रत्यक्ष कर है। हमारे सामने चार प्रकार के करों के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला कर है निगम कर, दूसरा कर है एक्साइज ड्यूटी, तीसरा कर है बिक्री कर और चौथा कर है सेवा कर। तो मेरे साथियों, अच्छे ध्यानपूर्वक आप समझना और याद रखना, जिंदगी भर आपको समझ में और याद रहेगा कि एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर और सेवा कर, ये सभी वस्तुओं के माध्यम से लगता है। किसके माध्यम से? वस्तुओं के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, किंतु निगम कर एक ऐसा कर होता है, ठीक है, निगम कर को अगर हम बात करें तो इसे कोऑपरेटिव टैक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका इंग्लिश नेम होता है कोऑपरेटिव टैक्स। कोऑपरेटिव टैक्स का मतलब होता है व्यावसायिक कर। व्यवसाय के ऊपर लगने वाला जो कर होता है उसे निगम कर के नाम से जानता है। और आपको मैं बता दूं साथियों कि कोऑपरेटिव टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि यह वस्तुओं पर नहीं लगता है। किस पर नहीं लगता साथियों? यह वस्तुओं पर नहीं लगता है। तो प्रश्न क्रमांक 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी निगम कर। ठीक है, बाकी जितने भी हैं जस्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर, सेवा कर। जैसे सेवा कर आपके किसी भी सेवा के रूप में आ जाए, जस्ट लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, रेस्टोरेंट में आप जब भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर जब सर्विस ले रहे हो तो सर्विस चार्ज आप लोगों से वसूला जाता है, तो वस्तु के अंतर्गत आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, जैसे कि आप गैस सिलेंडर लेने जाते हो, अगर आपके होम डिलीवरी होती है तो वहां पर भी आपसे सर्विस टैक्स ले लिया जाता है, सेवा ले लिया जाता है, तो वस्तु के अंतर्गत आई कि नहीं? बिक्री कर, किसी भी प्रोडक्ट को जब बेचा जाता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, तो देखो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, यानी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो वस्तु के ऊपर लगने वाले टैक्स को बिक्री कर कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो तीनों जो कर होते हैं ये वस्तुओं पर लगते हैं, जबकि निगम कर जो होता है यह वस्तु पर नहीं लगता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, निगम कर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 32। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, यानी जो डायरेक्ट टैक्स होता है उस डायरेक्ट टैक्स से संबंधित एक कोड जारी किया जाता है। ठीक है, अब यह कोड किससे संबंधित है? आयकर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी या बिक्री कर? अरे सीधी सी बात, बहुत इजी प्रश्न है। आप मुझे बताइए, भारत में टैक्स कौन वसूलता है? भारत में टैक्स वसूलता है, ठीक है, इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, आयकर, और बाकी सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी और बिक्री कर, ये तीनों अप्रत्यक्ष कर, और हमसे पूछे क्या गया है? प्रत्यक्ष कर कोड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों करों को अलग कर देना है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि ये तीनों जो हैं, यह तीनों हो गए आपके इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि आपका ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए वाला, आयकर। तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष कर कोड जो होता है यह आयकर से संबंधित होता है। ठीक है, इनकम से संबंधित होता है, इनकम टैक्स से संबंधित होता है। आयकर का मतलब, आय का मतलब इनकम, और कर का मतलब टैक्स। जो इनकम के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है वह इनकम टैक्स कहलाता है, यानी आयकर कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 33। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसको प्रैक्टिकली हमें सोचना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स को हम प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं ना साथियों, तो हमें इकोनॉमिक्स समझ में आती है। तो आप इकोनॉमी को प्रैक्टिकली सोचा करो, मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इकोनॉमी समझ में आएगी। और थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को इकोनॉमी में रखना होगा। ठीक है, और आप लोगों एक और चीज मैं बता दूं, इकोनॉमी की क्लासेस लंबी हैं, आपको थकना नहीं है, आपके जोश को कम करना नहीं है। अभी तो इसकी शुरुआत है, मैं आपको बार बार कहता आया हूं कि अभी शिक्षा ओशन की शुरुआत है। हम आप सभी लोगों के लिए अभी तो बहुत सारे प्लान लॉन्च करने वाले हैं।
आप सिर्फ अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। साथ बनाए रखने के लिए आपको शिक्षा ओशन को पहली बात तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना। बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे यार तो फिर क्लास का पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो यार। जिन लोगों ने प्रेस नहीं किया हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो बेल आइकन को प्रेस करो। जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं है तो शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब भी करो। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करने में क्यों शर्माते हो यार? लाइक करने में क्या दिक्कत है? जितने व्यू होते हैं उनसे तो बहुत कम लाइक होते हैं। जितना व्यू होगा उतना लाइक होगा, ये कोशिश किया करो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली सोचना। निम्नलिखित में कौन सा या क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? निर्यात का मतलब क्या होता है? वस्तु को देना, और आयात का मतलब होता है वस्तु को लेना। निर्यात का मतलब वस्तु को देना और आयात का मतलब वस्तु को लेना, ठीक है। निर्यात आपका एक्सपोर्ट, आयात इंपोर्ट। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि अदृश्य निर्यात मतलब कि आपके इनविजिबल एक्सपोर्ट, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है। निर्यात दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कौन सा निर्यात है? मछली। मेरे साथियों, आप मुझे बताइएगा, क्या मछली को हम एक्सपोर्ट करते हैं? मछली को हम एक्सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? तो साथियों, आपका यह क्या हो गया? एक निर्यात हो गया, और कौन सा? दृश्य निर्यात हो गया, मतलब कि ये दिखने वाला निर्यात है। तीसरा पर हम चलते हैं आभूषण। आभूषणों को भी हम निर्यात करते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि विश्व में सबसे ज्यादा आभूषणों का निर्यात भारत के द्वारा किया जाता है, और आभूषण दिखते हैं निर्यात होते हुए, तो आभूषण भी आपका दृश्य निर्यात हो गया। हथकरघा। हथकरघा मतलब कि हाथ के द्वारा बने हुए जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हथकरघा कहते हैं। तो ये हथकरघा भी आपके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये दृश्य निर्यात हो गया। अब रहा यातायात और यात्रा। मेरे साथियों, एक चीज मुझे बताइएगा, जब हम किसी चीज को निर्यात करते हैं तो निर्यात के रूप में हमें धन मिलता है, ठीक है। वस्तु हम दे रहे हैं लेकिन उसके पीछे हमारी इनकम होती है, यानी पैसा आता है। अब आप मुझे बताइएगा, यातायात जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्या हमें यह धन कमा के नहीं देता है क्या? जब आप लोग यात्रा करते हो तो यात्रा से किसी प्रकार से कोई इनकम नहीं होती है क्या? मेरे साथियों, यात्रा करने से और यातायात, जितने भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है और जितने भी यात्राएं होती हैं, ठीक है, इन सभी से आपके इनकम जनरेट होती है, पैसा आता है, किंतु यह हमें दिखाई नहीं देता है कि देखो इससे निर्यात हुआ है, ठीक है। तो ऐसा निर्यात क्या कहलाता है? अदृश्य निर्यात कहलाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 33 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यातायात और यात्रा एक अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 34 बहुत अच्छा प्रश्न है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और विदेशी संस्थागत निवेश यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII, किस मामले में अलग हैं? तो इस प्रश्न में हमसे यह पूछा गया है कि भैया FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII यानी फॉरेन इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन तीनों में क्या अंतर है? मेरे साथियों, इस प्रश्न में अंतर ढूंढने से पहले जरा हम ये देख लेते हैं कि FDI किसे कहते हैं और FII किसे कहते हैं। अगर हम इन दोनों को जान लिए, समझ लिए, तो इन दोनों के बीच जो अंतर है उस अंतर को भी समझ लेंगे, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं FDI का मतलब क्या होता है। साथियों, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति भारत की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है यानी वह शेयर खरीदता है, यानी हिस्सेदारी खरीदता है, उसे कहा जाता है FDI, ठीक है। और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि ऐसे निवेशक जो भारत का जो शेयर बाजार होता है, भारत में जो स्टॉक मार्केट होता है, शेयर बाजार होता है,
उस शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, यानी शेयर को खरीदते हैं आपके किसके माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। यानी FII जो है यह सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और FDI जो होती है यह डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो ध्यानपूर्वक सुनना कि FDI जब किसी कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती हैं तो वह कंपनी की पार्टनर बन जाती है, ठीक है, वह कंपनी की पार्टनर बन जाती है। जितना लाभ उस कंपनी को होगा उस व्यक्ति को भी उसी प्रतिशत में लाभ होगा, और जितना नुकसान उसको होगा उतना ही प्रतिशत में उसको नुकसान होगा, यानी वह पार्टनर है। तो अब आप मुझे बताइएगा कि FDI के तहत कोई व्यक्ति या कोई कंपनी भारत की किसी कंपनी में निवेश करती हैं तो वह वहां से टेक्नोलॉजी लेके आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? क्योंकि अब यह कंपनी उसकी भी तो हो गई, तो अब उसको फायदा पहुंचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी आएगी। जबकि FII में क्या होता है साथियों, सिर्फ इसमें पैसा आता है, टेक्नोलॉजी नाम से कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाया जाता है और पैसा आता है, यहां पर टेक्नोलॉजी नहीं आती है, ठीक है। तो यह FDI होती है और यह FII होता है, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना, FDI किसी भी कंपनी में सीधा निवेश करती है और हिस्सेदारी खरीदती है, FII में शेयर मार्केट के तहत आपके शेयर को खरीदा जाता है, बस। अब अंतर देखना है, FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। ये अभी हमने जब FDI और FII को जब समझा था तभी क्लियर हो गया था मेरे साथियों कि जो FDI होता है यह पैसा तो लाता ही लाता है, टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, मैनेजमेंट भी लेके आता है, क्योंकि उनका मैनेजमेंट भी यहाँ लगेगा, ठीक है। और जबकि FII केवल पूंजी लेके आता है, सिर्फ और सिर्फ धन लेके आता है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, इन दोनों में यह अंतर है। बाकी तीनों ऑप्शन और हम पढ़ लेते हैं और उनमें अगर कोई चीज समझने की है तो उसको भी समझ लेते हैं। बी वाला, FDI विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित रखता है। नहीं मेरे साथियों, FDI किसी भी विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित नहीं करता, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, ऐसा नहीं होता है। FDI हर जगह लागू है। FII विदेशी पूंजी उपलब्ध में वृद्धि की मदद करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि FII विदेशी पूंजी उपलब्धता में वृद्धि करता है, ये बात सही है, किंतु FDI का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर गलत लग रहा है, इसलिए बी वाला गलत हो जाएगा। FII को अधिक स्थिर माना जाता, नहीं मेरे साथियों, FII स्थिर नहीं होता है, क्योंकि जैसे शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, FII जो इन्वेस्टर्स होते हैं वे अपना धन निकाल के चले जाते हैं, जबकि FDI बहुत स्थिर होता है। तो सी वाला भी गलत हो गया। डी वाला, FII प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों को लक्षित करता है, जबकि FDI केवल प्राथमिक लक्ष्य रखता है। मेरे साथियों, FII प्राथमिक द्वितीयक बाजार को लक्षित नहीं रखता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके शेयर मार्केट को लक्षित रखता है। रही बात FDI की, तो ये हर एक क्षेत्र को लक्षित रखता है, इसलिए डी वाला अंतर भी गलत हो गया। तो अब प्रश्न क्रमांक 34 का बिल्कुल सही उत्तर ए वाला होगा, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा था और ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक अंतर इसमें बैठता है, ठीक है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को FDI किसे कहते हैं यह भी क्लियर हो गया, FII क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। मैं एक बार इनके फुल फॉर्म बोल देता हूं। FDI का मतलब था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और FII को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, यानी आपका विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी फॉरेन संस्थागत इंस्टीट्यूशनल निवेश इन्वेस्टर, ठीक है साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 35। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व, वित्तीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम, एक कानून है साथियों, उसका कानून क्या है? वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित नहीं किया गया था। यानी यह कह रहा है कि भैया एक कानून बना था 2003 में
उस कानून का नाम है उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। इसमें से कौन सी विशेषता नहीं बताई गई या कौन सा उद्देश्य नहीं रखा गया? ठीक है, ऑप्शन है राजस्व घाटे का उन्मूलन करना, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन करना, कुछ स्थितियों को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना, डी वाला सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को ठीक करना। ठीक है, प्रश्न आप समझ लो, सिर्फ प्रश्न समझ जाओ, बाकी मैं सबको समझा दूंगा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक कानून है जिस कानून का नाम है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, और यह कानून बना था 2003 में। कब बना? 2003 में। अब ये 2003 में जो कानून बना, इस कानून में कौन सी चीज निर्धारित नहीं की गई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्व घाटे का उन्मूलन। अब ये राजस्व घाटा होता क्या है? ठीक है, राजस्व घाटे का मतलब होता है कि जो टोटल जो इनकम हुई है उस इनकम में आपका घाटा जाना, यानी किसी व्यक्ति की इनकम मान लो कि 10 लाख रुपए सालाना है, एक साल में वो 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में आकर उसकी इनकम हो गई 8 लाख रुपए। ठीक है, यानी उसे 2 लाख रुपए का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसे कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, अब राजस्व घाटा हुआ तो इस राजस्व घाटे को कंट्रोल करने के लिए, यानी इस राजस्व घाटे को कम करने के उद्देश्य से ही वर्ष 2003 में संसद में कानून लाया गया, और उस कानून का नाम है वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम। तो याद रखिएगा, ये जो अधिनियम है ये राजस्व घाटे को कम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। ठीक है, याद रख, समझ में आया ना कि राजस्व घाटा है, उस राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए कानून लेके आए थे। किंतु वर्ष 2007 और 8 में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई, आर्थिक मंदी आ गई वर्ष 2007 और 8 में, तो उसकी वजह से यह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सके, यानी राजस्व घाटे को समाप्त नहीं कर सके, वह घाटा ही रहा। अब उसके बाद मतलब कि पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यानी इसका यह प्रावधान था। दूसरा, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन करना, तो बी वाला ऑप्शन गलत है साथियों। प्राथमिक घाटे का उन्मूलन का कोई कंसेप्ट नहीं रखा गया था। ठीक है, अब प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि किसी वर्ष आपकी कीमत 10 लाख रुपए है, किंतु अगले वर्ष आपकी कीमत मतलब इनकम, ठीक है, अगले वर्ष आपकी इनकम हो जाती 8 लाख रुपए, यानी कितने का घाटा? 2 लाख। अब उस 2 लाख को कवर करने के लिए आप लोगों ने 2 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, तो अब जैसे आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, अब आपके पास पैसे हो गए 10 लाख रुपए, बराबर 10 लाख रुपए हो गए। ठीक है, यानी आपने अपने घाटे को कंट्रोल करने के लिए, घाटे को समाप्त करने के लिए आपने क्या किया? लोन लिया। ठीक है, किंतु आप मुझे एक बात बताइएगा मेरे साथियों, आपने जब लोन लिया तो यह तो पैसा फिर लौटाना होगा ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लोन के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा क्या? ब्याज लगेगा नहीं लगेगा? तो ब्याज भी आप लोगों को देना है, तो इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो घाटा तो है ही है। ठीक है, क्योंकि वह आपका पैसा नहीं है, 2 लाख रुपए आपने किसी से लिया है, वह लौटाना पड़ेगा, जबकि 8 लाख रुपए आपके हैं, आपको नहीं लौटाना है। ठीक है, अब रही बात प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं, तो साथियों जो आपने राजस्व घाटा था, ठीक है, राजस्व घाटे को कंट्रोल करने के लिए जो आपने लोन लिया, तो उस लोन में जो ब्याज था उस ब्याज को माइनस कर दो। ठीक है, ब्याज को आप लोग माइनस कर दो, 2 लाख रुपए के ऊपर के ब्याज को आप माइनस कर दो, तो जो पैसा बचेगा उसे कहेंगे प्राथमिक घाटा। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? प्राथमिक घाटा, यानी 2 लाख रुपए जो है यह आपका प्राथमिक घाटा है, और 2 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज लगता है वह आपका द्वितीयक घाटा आता है। आई बात समझ में? तो प्राथमिक घाटे का उन्मूलन करने की बात यहां पर नहीं की गई थी। ठीक है, तीसरा बिल्कुल सही है साथियों कि आरबीआई से
उधार लेने की बात की गई थी इस पूरे कानून में। तो कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आरबीआई से केंद्र सरकार गैर उधार लेना, ये बिल्कुल सही है, सी वाला भी, और डी वाला भी इसमें बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही गलत है कि प्राथमिक घाटे का उन्मूलन करना। ठीक साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर किया जाता है? आर्थिक विकास, ठीक है, आपका जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास। अब आप मुझे बताइएगा, किसी भी देश का आर्थिक विकास बिना धन, बिना पैसे, बिना करेंसी के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पूरी अर्थव्यवस्था धन के इर्द गिर्द ही घूमती है। ठीक है, तो अगर आपको आर्थिक विकास करना है तो पैसा होना आवश्यक है। ठीक है, अब ये चारों में से कहां पर पैसा मिलता है, कहां पर पैसा आता है? अगर आप लोग ध्यानपूर्वक, अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी क्लास ले रहे हो तो आपको पता है कि मुद्रास्फीति में, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन में आपका पैसा आता है, पैसा रहता है, और इसी पैसे के तहत आर्थिक विकास होता है। अब जरा ध्यानपूर्वक यहां पर समझना, 36 का आंसर तो ए वाला होगा। ठीक है, पहली चीज तो अपन इसको क्लियर कर दे कि 36 का आंसर ए वाला, मुद्रास्फीति। अब होती क्या है, सब कुछ अच्छे समझना। देखो, मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है कि बाजार में अधिक पैसा होना। मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था में ऐसा कहा जाता है कि मनी इन्फ्लेशन का, यानी मुद्रास्फीति का एक अर्थव्यवस्था में होना भी आवश्यक है और अधिक होना नुकसान भी है। यानी अगर मनी इन्फ्लेशन एक स्थिर रहे तो अच्छा है, अगर मनी इन्फ्लेशन कम होगी तो भी नुकसान होगा, और मनी इन्फ्लेशन अधिक होगा तो भी नुकसान होगा। कैसे? अगर बाजार में पैसा कम होगा, हद से भी ज्यादा पैसा कम होगा, तो आपको मैं बता दूं, लोगों के पास पैसा नहीं है। बाजार में पैसा नहीं होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। साथियों, उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों के पास धन नहीं आएगा, लोगों के पास धन नहीं है तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो उत्पादन नहीं होगा। यानी पूरी साइकिल बनी कि नहीं बनी? इस पूरी साइकिल को कहते हैं आर्थिक मंदी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी। और आप मुझे बताओ कि जब पैसा नहीं है, सामान नहीं खरीद रहे हैं, उत्पादन नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रही है, तो सरकार के पास टैक्स के रूप में पैसा कहां से आएगा, कहां से टैक्स लेगी? जैसे वर्तमान में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस लॉकडाउन की वजह से आपके पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता हो गया है। पेट्रोल की जो खपत है वह कम हो गई है, लोग पेट्रोल नहीं भरवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाहन चल ही नहीं रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जब लोग पेट्रोल नहीं भरवा रहे हैं तो पेट्रोल के ऊपर लगने वाला टैक्स सरकार के पास कहां जा रहा है? नहीं जा रहा है। सरकार को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो जब सरकार के पास टैक्स नहीं जाएगा तो सरकार क्या विकास कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी। तो मुद्रास्फीति का कम होना भी आपके गलत है। ठीक है, आपका मुद्रास्फीति होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा? अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो क्या होगा साथियों? महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे? जरा मैं एक बहुत अच्छी चीज आप लोगों के सामने रखता हूं। एक बहुत अच्छी चीज है जो लोग, हर व्यक्ति सोचता है दिमाग में। व्यक्ति क्या सोचता है कि यार आरबीआई जो है यह भारत की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापती है। ठीक है, पैसा नॉर्मली कॉटन से बनता है। बता दो साथियों, कागज से पैसा नहीं बनता है, नोट नहीं बनता है। नोट के लिए एक स्पेशल कागज का उपयोग किया जाता है और वह कागज बनता है कॉटन से, रुई से। अब कॉटन से इसका कागज बनता है, ठीक है, नोट का। तो क्यों ना सरकार को हर व्यक्ति को 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ रुपए दे देने चाहिए। तो उससे क्या होगा? भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। ऐसा बहुत सारे सोचते हैं, ठीक है, कि सबको पैसा बांट दो, ठीक है, तो कोई गरीब नहीं रहेगा। मेरे साथियों, पैसा बांटने से गरीबी खत्म हो जाएगी, यह गलत धारणा है, यह गलत सोच है। ठीक है, क्यों गलत सोच है?
कि अगर सबको पैसा दे दिया तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो सुनो, मान लिया जाए कि किसी देश में, ध्यानपूर्वक सुनना, मान लिया जाए कि किसी देश में 20 नागरिक रहते हैं। कितने नागरिक? एक उदाहरण से अपन समझ रहे हैं, 20 नागरिक रहते हैं, ठीक है। इन 200 नागरिकों को हमने, सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। तो अब ये 200 नागरिक करोड़पति हो गए, यानी इनमें से कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, ठीक है। सभी लोग आपके क्या हैं? करोड़पति हो गए। तो अब जब व्यक्ति के पास धन होता है तो वह उसी धन के प्रतिशत में वस्तुओं की मांग करता है। अभी आप लोगों के पास सिर्फ लाखों रुपए हैं तो आप लाखों रुपए की कार खरीदते हैं, ठीक है। 10-15 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो डिमांड कितने की कर रहे हैं? 10-15 लाख की। लेकिन जब आपके पास करोड़ रुपए होंगे तो आप डिमांड कितनी करोगे? करोड़ रुपए की कार की। तो अब ये सभी लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, तो ये सभी लोग पहुंच गए ओडी के शोरूम में, ठीक है। ओडी के शोरूम में पहुंच गए, बोल दिया साहब की जो 50 लाख की जो आपकी ओडी थी उसको सबने खरीदने की बोला। अब क्या हो जाता है कि डिमांड बढ़ जाने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा, महंगाई का यानी मूल्य का एक कंसेप्ट होता है। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जैसे आप किसी चीज की मांग करते हैं, ठीक है, और उसकी आपूर्ति होती है तो आपका मूल्य एक स्थिर रहता है। किंतु आपने मांग की और उसकी सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, तो आपकी उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा हो कभी कभी कि लोग डिमांड करते हैं प्याज की, और प्याज की अगर सप्लाई नहीं होती है तो प्याज के भाव बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ जाते? तो ऐसा ही सभी लोगों ने ओडी की डिमांड करी, ठीक है, लेकिन ओडी की सप्लाई नहीं हो पाई, ओडी की प्राइस बढ़ जाएगी। अब प्राइस हो जाएगी 2,50,00,000, ठीक है। उसकी प्राइस बढ़कर कितनी होगी? जो पहले 50 लाख रुपए की थी वह पहुंच गई 2,50,00,000 की, यानी 2.5 करोड़ रुपए की वह पहुंच गई। और लोगों के पास पैसा कितना है? 1-1 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बताओ, अभी भी वह व्यक्ति की पहुंच उस वस्तु से दूर है कि नहीं है? यानी व्यक्ति अभी भी गरीब है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के पास पैसा आया है साथियों, उत्पादन नहीं हुआ है। सबके खाते में 1-1 करोड़ रुपए डाल देने से आपके उत्पादन नहीं बढ़ता है। 1 बीघा में या 1 हेक्टेयर में जितनी फसल का उत्पादन हो रहा है उस फसल का उतना ही उत्पादन होगा, ठीक है। फसल का उत्पादन अधिक नहीं हो जाएगा पैसा देने से, ठीक है। आपकी धारणा गलत है। तो अगर ज्यादा पैसा दे दिया तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई आएगी, ठीक है। तो ज्यादा मुद्रास्फीति भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, अतिस्फीति। अतिस्फीति का मतलब क्या? बहुत ज्यादा पैसे का देना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसे को देने में आपके विकास नहीं होता है। अपस्फीति का मतलब है कि कम मुद्रास्फीति, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसके साथ भी आपका आर्थिक विकास नहीं होता है। फिर डी वाला ऑप्शन क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, ठीक है। मुद्रास्फीति जनित मंदी का मतलब वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबको 1-1 करोड़ रुपए हमने दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद से जो आपका मंदी आएगी, जैसे कि आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपके जर्मनी में आई थी, कुछ साल पहले जिम्बाब्वे में आई थी, जहां पर क्या करा था इन लोगों ने कि पैसा बहुत ज्यादा छाप दिया। तो पैसा छाप दिया ना, तो हुआ या क्या कि आपकी महंगाई बढ़ गई और 1-1 बोरा भर के लोग ब्रेड के लिए जाने लग गए, यानी एक ब्रेड के टुकड़े की कीमत कई बोरे पैसे हो गए। तो उससे आपके मंदी आती, जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी अधिक पैसा छापने की वजह से भी आपके इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है। तो मेरे साथियों, ये जो तीनों आपके मनी इन्फ्लेशन के कंसेप्ट हैं, इनके रहते हुए आर्थिक विकास नहीं होगा, जबकि मुद्रास्फीति के रहते हुए वो भी एक तय लेवल तक, एक लिमिट जो रहेगी उसके अंतर्गत रहेगी, तो आपका आर्थिक विकास होगा। लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो सामान खरीदेंगे तो उत्पादन होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आय आएगी, यानी साइकिल चलेगी। ठीक साथियों, जो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। 27, निम्नलिखित में से क्या सही
प्राथमिक घाटे को बताया गया है, यानी कहां पर प्राथमिक घाटे को बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, प्राथमिक घाटे को होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। राजकोषीय घाटा, एक शब्द अपन यूज करते हैं यहां पर, राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय का मतलब होता है राजकोष। नाम आप लोगों ने सुनना होगा, वर्तमान में रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, और इसके अंतर्गत आप लोगों ने ऐसे शब्दों का नाम सुना होगा। राजकोष का मतलब होता है कि राजा का कोष, जहां पर धन एकत्रित किया जाता है, जितना भी लगान वसूल कर धन आता है, कर लगाकर जो धन आता है, जहां पर रखते हैं, उसे कहते हैं राजकोष। उसी प्रकार से भारत सरकार भी आपके सभी तरह से धन लेकर, टैक्स वसूल कर, पैसा वसूल कर आपके जिस स्थान पर रखती है, उसे कहते हैं राजकोष। ठीक है, अब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, वही 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, दूसरे साल 8 लाख, तो 2 लाख रुपए का क्या है, आपका राजकोषीय घाटा है। ठीक है, अब उस राजकोषीय घाटे में से आपके ब्याज भुगतान को घटा दो। ठीक है, ब्याज भुगतान को आप लोग घटा दो। ठीक है, तो आपका घाटा आ जाएगा प्राथमिक घाटा। क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो अब प्राथमिक घाटे को बताया गया है, तो राजस्व व्यय माइनस आपका राजस्व प्राप्तियां, नहीं राजस्व प्राप्तियां ये नहीं। ठीक है, आप तो डायरेक्ट ढूंढ लो कि ब्याज भुगतान, तो डी वाला ऑप्शन देखो ना आप लोग, डायरेक्ट वित्तीय घाटा यानी राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दो, तो आपका आ जाएगा प्राथमिक घाटा। क्या आ जाएगा, प्राथमिक घाटा। ठीक, जैसे कि उदाहरण से फिर से समझा रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 10 लाख रुपए की किसी की व्यक्ति की इनकम होती है एक वर्ष में, अगले वर्ष में इनकम हुई 8 लाख रुपए की, तो मुझे बताओ कितनी कम है, 2 लाख रुपए कम है कि नहीं है, बोलो, है ना। ठीक है, तो अब उस व्यक्ति ने, ठीक है, उस घाटे को भरने के लिए 2 लाख रुपए का ब्याज लिया। ठीक है, यानी ऋण लिया। ठीक, तो अब 2 लाख रुपए का ऋण लिया, तो अब आपका उसका घाटा बराबर हो गया। ठीक है, किंतु आप मुझे बताओ कि इस घाटे में से, राजकोषीय घाटे में से इस 2 लाख को घटा दो। ठीक है, तो ये ब्याज का घाटा आ गया, तो अब जो बचा पैसा जो 8 लाख रुपए हैं, ये 8 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 37 का सही उत्तर डी वाला होगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 38। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित हैं? प्रश्न क्या है, उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित हैं? जो उद्यमी होते हैं उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, तो यह किसके लिए है, बड़े पूंजी के उद्योग के लिए, महिला उद्यमी के लिए, खेत में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसानों के लिए, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए। तो मेरे साथियों, जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है, ठीक है, तो इस प्रश्न के कुछ हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे उद्यमी हेल्पलाइन नंबर, जो आपके जो उद्यमी होते हैं उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, तो सीधी सी बात है कि बड़े पूंजीपति जो होंगे उनके लिए तो इसकी कोई सहायता के लिए हो ही नहीं सकता, यानी उनकी सहायता के लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो यह हेल्पलाइन नंबर तो आपके जो बड़े पूंजीपति होते हैं उनके लिए तो नहीं हो सकता। बचे ये तीनों, महिला उद्यमी भी हो सकता है, खेतों में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान भी हो सकते हैं, और आपके सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमी भी हो सकते हैं। अब इन तीनों में से सही उत्तर कौन सा होगा, तो आप कमेंट में बताओ कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। आप लोगों को मैं मात्र 5 सेकंड का समय देता हूं। तो मेरे साथियों, अगर आप महिला उद्यमी का चुनाव कर रहे हैं तो गलत है, महिला उद्यमियों के लिए हेल्पलाइन नंबर नहीं है। ठीक है, वहीं खेती में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसानों के लिए भी नहीं है। ठीक है, जबकि इसका आंसर है सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए। जी हाँ साथियों, इस हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 में, और वर्ष 2010 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत जो सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के जो उद्यमी होंगे उनको सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39 पर।
राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना। ऑप्शन है अनाज की नई बीजों की किस्मों का विकास, अनाज के बीज गांव खोलना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मेरे साथियों हमसे प्रश्न राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना के बारे में पूछ रहा है, तो अनाज की नई बीज की किस्म का विकास करना यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। अनाज के बीज का गांव खोलना यह भी नहीं आता है, जबकि इसका राइट आंसर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसका आधुनिकीकरण करना। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 39 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40 पर। प्रश्न क्रमांक 40 को हम देखते हैं। निम्न करों पर ध्यान दीजिए, हमने निम्न करों पर ध्यान देना है। सेवा कर, ठीक है, दूसरा सीए के कार्य पर कर, तीसरा निवेश पर कमाई गई ब्याज पर कर। ठीक है, 3 प्रकार के कर दिए हैं, सेवा कर, दूसरा सीए के कार्य मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्य पर कर, निवेश पर कमाई की गई ब्याज पर कर। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, यानी इन तीनों में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर होगा, आप तुरंत कमेंट में बताइए। ठीक है, तो सुनो, निवेश करेंगे और उस पर जो ब्याज आएगा, ब्याज के ऊपर कर। मेरे साथियों, ब्याज पर आती है इनकम। ठीक है, ब्याज से उत्पन्न होती है इनकम, और इनकम पे लगने वाला टैक्स आता है आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, यानी तीसरा तो नहीं होगा। सीए के कार्य पर कर, सीए जब कार्य करता है तो उसे मिलता है पैसा, और पैसे से बनती है उसकी सैलरी, और सैलरी से बनती है उसकी आय, तो आय पर जो लगेगा कर उसे कहते हैं आपका प्रत्यक्ष कर, दूसरा भी नहीं होगा। जबकि सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 40 का ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, ए वाला इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 41। बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, यानी वह कानून कौन सा है जिसके अंतर्गत लोगों को न्यूनतम मजदूरी देंगे, यानी इस मजदूरी से तो अधिक आपको मजदूरी उनको देना पड़ेगी। यह कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है 1948, 1950, 1955 या 1975। तो मेरे साथियों इसका सही उत्तर टू द पॉइंट क्वेश्चन है साथियों, और ऐसे परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं और इनमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद करना है कि 1948 में आज़ादी के बाद से ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कर दिया था। ठीक है, 15 मार्च 1948। ठीक है, 1948। और एक और चीज, यह अंग्रेज भारत में थे, अंग्रेजों के सानिध्य में रहकर भारतीयों ने इस कानून को पारित किया था। यह चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चले अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 42। परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? ठीक है, परिवार नियोजन के लिए जो बीमा है वह जो योजना है कब शुरू की गई? ऑप्शन 2004, 2005, 2007 या 2009। तो मेरे साथियों याद रखिएगा 2005 में शुरू की गई थी आपकी परिवार नियोजन बीमा योजना। ईयर है 2005। ठीक साथियों, प्रश्न क्रमांक 43। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? ठीक है, यानी आप लोगों को एक मतलब कि कुछ एक असेंबलिंग पॉइंट लगाना है, या फिर आप लोगों को एक प्रोडक्शन हाउस लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए कितना क्षेत्रफल होना आवश्यक है? ऑप्शन है 1000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर या 4000 हेक्टेयर या 5000 हेक्टेयर। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश के लिए तथा विनिर्माण जोन के निर्माण के लिए आपको जमीन पर होनी चाहिए आपकी 5000 हेक्टेयर की। ठीक है,
5000 हेक्टेयर होगा तभी जो आपका राष्ट्रीय निवेश होगा और विनिर्माण जोन का निर्माण किया जाएगा। तो वह क्राइटेरिया कितना रखा गया है, 5000 हेक्टेयर का। प्रश्न क्रमांक 44, भारत में निम्नलिखित राशि में किसको संयंत्र और मशीनरी में निवेश और भारत की छोटी इकाई कहा जाता है? यानी वह जो मशीनरी हैं या संयंत्र हैं, ठीक है, उनको एक छोटी इकाई मानी गई है, किंतु कितने लाख रुपए तक इन्वेस्ट के आधार पर उनको एक छोटी इकाई माना जाएगा? यानी जो मशीनरी जो संयंत्र हैं उनको हम छोटी इकाई मानेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा मशीनरी और संयंत्र जो होते हैं बड़ी बड़ी इकाइयों में भी आते हैं, हेवी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी आते हैं, किंतु ऐसे ही अगर उद्योग छोटे हैं तो उनको छोटे के रूप में कब मानेंगे? ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि वो निवेश के रूप में कौन सा होगा, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 20 लाख रुपए। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि अगर किसी संयंत्र और मशीनरी में अगर निवेश 25 लाख रुपए तक हो, ठीक है, तो उस मशीनरी या उस संयंत्र को छोटी इकाई कहा जाता है। ठीक है, यानी निवेश कितने लाख रुपए का हो, 25 लाख रुपए का हो तो उसे छोटी इकाई कहा जाता है। चले अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 45, तेंदुलकर समिति। याद रखिएगा तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित थी, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया और इसकी रिपोर्ट 2004 और 5 में पता चली थी, मतलब जारी हुई थी और इस क्वेश्चन से हमें पता चल ही रहा है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में से पता चला कि 2004 और 5 में भारत की गरीबी, जिसे उस समय 27% मापा गया था, यानी भारत की गरीबी कितनी थी, 27% थी, किंतु वास्तव में 10% बड़ी थी, यानी 27% नहीं थी, वास्तव में थी 37%। ठीक है, जबकि बताया 27% था। तो प्रश्न हमसे ये है कि भारत में गरीबी के इन दो विरोधाभासी मापों यानी 27 और 37% के पीछे का कारण क्या है? ठीक है, एक्चुअल थी 37% और बताई 27%, तो ऐसे अलग अलग आंकड़े क्यों दिए गए, ये हमसे प्रश्न पूछा गया। तो ऑप्शन ए वाला, उस समय एकत्र किए गए आंकड़ों में विसंगति थी, यानी उन आंकड़ों को जब एकत्रित किया गया था तो उन आंकड़ों में गलती थी। बी वाला, नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कैलोरी जैसी वस्तुओं सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी को मापती हैं। सी वाला, विश्व बैंक द्वारा गरीबी की कैलोरी परिभाषा बदल दी गई। डी वाला, उस समय सरकार ने गलत आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह किया। अब इन चारों में से सही उत्तर क्या हो सकता है? तो साथियों बहुत सी बार ऐसा प्रश्न जब परीक्षा में आता है तो अधिकांश बच्चे सी वाले ऑप्शन को लगाते हैं, यानी उनका मानना यह है कि विश्व बैंक द्वारा गरीबी की कैलोरी परिभाषा को बदल दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, किंतु साथियों यह उत्तर गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। डी वाला भी गलत है और ए वाला भी गलत है, उस वक्त कोई गलती नहीं हुई थी। एक्चुअल हुआ यह था कि जब नई गरीबी रेखा को लाया गया तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा को भी जोड़ा गया और इसके अंतर्गत कैलोरी को बढ़ा दिया गया, उसकी वजह से आपके यह जो आंकड़े हैं यह आंकड़े बदल से गए हैं, 27 और 37 के रूप में यह आंकड़े प्रदर्शित हुए। तो बी वाला जो इसका कारण है वो बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन इनका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न क्रमांक 46 पर। निम्नलिखित में से किससे वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्यय में रुझानों की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता है? यानी वह कौन सा माध्यम है जिस माध्यम से यह कहा गया कि जब वित्त मंत्रालय बजट पेश करेगा तो बजट की रसीद है और उससे संबंधित जितने भी व्यय हैं तो उनके संबंधित जितने भी कागजात हैं उन सभी कागजातों को संसद में रखा जाएगा। यह किसके माध्यम से कहा गया है? क्या यह भारतीय संविधान में कहा गया है? क्या यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कानून के अंतर्गत कहा गया है? या यह प्रत्येक वर्ष का वित्तीय नियम है, यानी यह नियम ही बनाया हुआ है, या यह राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, यानी राष्ट्रपति ने आदेश दिया है? तो मेरे साथियों इसका जो सही उत्तर है वह सही उत्तर यह है कि
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के कानून में यह बात कही गई कि बजट से संबंधित जितनी भी व्यय की रसीदें होगी और अन्य रसीदें होंगी, उन सभी रसीदों को संसद के सदन में रखा जाएगा। ठीक है, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 47 पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। इनमें कहा गया इनमें से कौन सी सरकार अनुसूचित कर्म योजना में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। यानी एक योजना है जिसका नाम है अनुसूचित कर्म योजना। अब इसके अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है। ठीक है, तो अब उस न्यूनतम मजदूरी को संशोधित यानी बदल कौन सकता है? क्या केंद्र सरकार बदल सकती है कि राज्य सरकार बदल सकती है? यह अधिकार किसको दिया गया? तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने इस योजना को निर्माण करके इस योजना को लागू करवा दिया है राज्यों में, और राज्यों को यह अधिकार दिया है कि इसकी समीक्षा करें समय समय पर, और इसमें मजदूरी दर को संशोधित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को दिया गया है। इसके अनुसार केंद्र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार होगी। याद रखना, केंद्र सरकार ने सिर्फ बनाई है, लागू राज्य सरकार से करवाई है, तो संशोधन भी राज्य सरकार ही करेगी। तो इस अनुसार आपका बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, केवल 2। ठीक है साथियों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 48 पर। प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है? मेरे साथियों, थकना नहीं है। ठीक है, आप लोग लंबी क्लासेस ले रहे हो, लंबी लड़ाई लड़ेंगे तभी तो हमें जीत मिलेगी, और अगर आप लड़ाई से हार जाओगे, लड़ाई से थक जाओगे, तो साथियों आप अपने मंसूबों में कामयाब कैसे होंगे? थकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है और क्लास को अच्छे से कंप्लीट करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यह क्लासें हमारे 1 घंटे के लगभग रहेगी, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं थकना है। ठीक है, चलो जी, तो प्रश्न नंबर 48 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति तब होती जब धन का मूल्य घटता है, जब लागत में हुई वृद्धि को कवर करने के लिए कीमतों में वृद्धि होती है, तो इससे लागत मुद्रास्फीति पैदा होती है। या डी वाला, मुद्रास्फीति से देश के भीतर आय में पुनर्वितरण का असर होता है। मेरे साथियों, मैं आपको 2 से 3 बार इसके बारे में बता चुका हूं मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब यही होता है कि जब मुद्रा की आपूर्ति को वृद्धि कर दोगे तो उससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। मतलब कि अगर मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपका मनी इन्फ्लेशन आएगा। तो ए वाला इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 49। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्र को जाना जाता है जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? यानी आधारभूत ढांचे के क्षेत्र हमसे पूछे हैं। तो साथियों यह टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूं कि वह आपके आधारभूत ढांचे की संख्या है 8। ठीक है, जिसका उपयोग आपके उत्पादन सूचकांक करता है। ठीक है, अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति की सलाह देने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, यानी उन्होंने डॉक्टर NC सक्सेना समिति का गठन हुआ था। उस सक्सेना समिति ने एक सलाह दी थी, उस सलाह के आधार पर उन्होंने क्या बनाने की बात की थी? पहला है BPL जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति, दूसरा गरीबी का आकलन।
तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि एनसी सक्सेना जो समिति थी, इन्होंने बीपीएल की जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति बताई थी। यानी बीपीएल यानी आपके जो बीपीएल जो धारक कार्ड हैं उनकी गणना हम कैसे करें, इस पद्धति के बारे में उन्होंने बताया था। गरीबी का आकलन इन्होंने नहीं किया था। तो इस अनुसार ए वाला इनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक साथियों, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने आज की इस क्लास में 25 और क्वेश्चनों को पढ़ लिया है और हमारी इस अर्थव्यवस्था की मेगा सीरीज की संख्या हो गई है 50। तो साथियों, अगर आप सभी लोगों को यह प्रयास मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना साथियों। और एक और चीज़, आप वीडियो को पूरा देखा करो। जिन साथियों ने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी सुबह 11 बजे की भूगोल की कक्षा में। इंडियन ज्योग्राफी की मेगा सीरीज में हम सबकी मुलाकात होगी। तो साथियों, शुभ रात्रि और आप सभी लोग अच्छे से रहिए और शिक्षा ओशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।